हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रकाश सर पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी व्याकरण का 12वां पार्ट हम पढ़ेंगे। 10वें पार्ट और 11वें पार्ट में क्रिया के बारे में हमने अध्ययन किया था। क्रिया किसे कहते हैं, क्रम के आधार पर कितने भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक के भेद कौन कौन से हैं, साथ में प्रयोग, रचना व बनावट के आधार पर क्रिया के 8 भेद हमने पढ़े थे। और 11वें पार्ट में इसी के साथ काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद होते हैं। उसमें भूतकाल के आधार पर भूतकालिक क्रिया के जो 6 भेद थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। अब इस 12वें पार्ट में हम वर्तमान काल के आधार पर वर्तमान कालिक क्रिया का अध्ययन करेंगे। साथियों, आप काल के आधार पर क्रिया की जो भेद हम पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, इन्हीं के साथ साथ हम 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल। इनके बारे में इसी पार्ट में हम अध्ययन कर रहे हैं। साथ साथ ही कि यदि किसी वाक्य में काल पूछ लिया जाए या क्रिया पूछ ली जाए काल के आधार पर, तो हम इसी पार्ट के साथ साथ हम आसानी से दोनों प्रकार से जवाब दे सकते हैं। तो वर्तमान काल के आधार पर वर्तमान कालिक क्रिया किसे कहते हैं? वाक्य में क्रिया की जिस रूप से जारी समय में किसी कार्य का होना पाया जाता है, तो वहां पर वर्तमान कालिक क्रिया होती है। यदि क्रिया जारी समय में संपन्न हो रही है तो वर्तमान कालिक क्रिया है। जैसे कमल तुम खाना खाओ, गीता पुस्तक पढ़ती है, बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे। इन सभी वाक्यों में वर्तमान काल में जारी समय में कार्य संपन्न हो रहा है, तो ये वर्तमान कालिक क्रिया के उदाहरण है। वर्तमान कालिक क्रिया के 5 उपभेद होते हैं, जिसमें पहला है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ते हो, आता हो, तो वह सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया है। क्रिया के जिस रूप से जारी समय में किसी कार्य के होने में सामान्य स्थिति का बोध हो, तो वह सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। यदि जारी समय में किसी कार्य के होने की सामान्य स्थिति का यदि बोध होता है, तो वह सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। और सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया की पहचान ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं और ते हो, आता है, तो वहां पर सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया होगी। जैसे हम उदाहरण पढ़ें, रमेश अखबार पढ़ता है, ता है सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया है। रमेश अखबार पढ़ता है, जारी समय में सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है, तो सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया है। पूजा नृत्य करती है, बच्चे सदा सत्य बोलते हैं, रेखा पूजा करती है। इन सभी वाक्यों में जारी समय में क्रिया संपन्न हो रही है और सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है, तो सभी वाक्यों में जो क्रिया है वो सामान्य वर्तमान कालिक की क्रिया है। वर्तमान कालिक क्रिया का दूसरा भेद हम पढ़ें, अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप से जारी समय में किसी कार्य के जारी रहने तथा अपूर्ण होने का बोध हो, वहां पर अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया होती है। पहचान है अंत में रा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, रहे हो। यदि इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वहां पर अपूर्ण वर्तमान कालिक की क्रिया होती है। यदि किसी भी क्रिया शब्द के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि जारी समय में कार्य जारी है या फिर कार्य संपन्न नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है, तो वहां पर अपूर्ण वर्तमान कालिक की क्रिया होगी। जैसे मैं खाना खा रहा हूं, वर्तमान काल में तो क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया संपन्न अभी नहीं हुई है, अर्थात यहां पर अपूर्ण क्रिया है वर्तमान काल में, तो यहां पर ये अपूर्ण वर्तमान कालिक की क्रिया है। नानी कहानी सुना रही है, वर्तमान काल में सुना रही है, लेकिन सुना रही है, अभी उसने सुनाना बंद नहीं किया है, तो यहां पर ये क्रिया अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, इसलिए हम इसको अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया कहेंगे। वह पुस्तक पढ़ रहा है,
वर्तमान काल में पढ़ रहा है लेकिन अभी अभी भी पढ़ रहा है, इसलिए क्रिया पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो यहां पर अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया है। पिताजी कहानी सुना रहे पिताजी कहानी सुना रहे हैं। पिताजी कहानी सुना रहे हैं। पिताजी कहानी सुना रहे हैं वर्तमान काल में क्रिया संपन्न हो रही है, लेकिन अभी भी सुना रहे हैं, क्रिया संपन्न नहीं हुई है, जारी है। तो यहां पर अपूर्ण वर्तमान कालिक क्रिया है। वर्तमान कालिक क्रिया का तीसरा भेद हम पढ़ें, संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया। जारी समय में संदिग्धता का बोध हो। यदि जारी समय में किसी क्रिया से संदिग्धता का बोध होता है तो वहां पर संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया होती है। जैसे अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे यदि लिखा हुआ है तो वहां पर क्रिया संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया होगी। बच्चे खेल रहे होंगे। अब बच्चे खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे? बच्चे खेल रहे होंगे वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, लेकिन बच्चे खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं इसके बारे में हमें कोई जानकारी यहां पर नहीं मिल रही है, तो संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया होगी। गीता चाय पी रही होगी। वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, लेकिन अब वो चाय पी रही है या नहीं पी रही है, तो यहां पर संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया है। सीता सो रही होगी। गीता खाना पका रही होगी। तो ये सभी वाक्य हैं, ये संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया के हैं, क्योंकि वर्तमान काल में क्रिया होने के बारे में कहा जा रहा है, लेकिन क्रिया संपन्न हो रही है या नहीं हो रही है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो ये संदिग्ध वर्तमान कालिक क्रिया के उदाहरण हैं। चौथा भेद है संभावी वर्तमान कालिक क्रिया। संभावना व्यक्त की जाए। जारी समय में किसी कार्य के होने में संभावना का बोध हो, केवल कि क्रिया हो रही होगी, तो वहां पर संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया होगी। अंत में शायद प्लस शायद धन रहा हो, रही हो, रहे हो आता है, तो वहां पर संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया होगी। जैसे उदाहरण, शायद पिताजी आए हो, शायद नौकर आ रहा हो, बाहर शोर हो रहा है, शायद झगड़ा हो रहा हो। तो साथियों से तीन वाक्यों से हम समझ सकते हैं। जैसे दूसरे उदाहरण से समझे, शायद नौकर आ रहा हो, तो यहां पर बात कही जा रही है वर्तमान काल में कही जा रही है। तो वर्तमान काल तो है, लेकिन अब नौकर आ रहा है या नहीं आ रहा है इसका कोई ज्ञान यहां पर नहीं है, जानकारी नहीं है। केवल संभावना व्यक्त की जा रही है कि नौकर, शायद नौकर आ रहा हो, यहां पर केवल संभावना व्यक्त की जा रही है। अब वह नौकर आएगा या नहीं आएगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो तीनों वाक्य संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया की हैं। जैसे तीसरा उदाहरण है कि बाहर शोर हो रहा है। अब क्यों हो रहा है उसके बारे में बताएगा कि शायद झगड़ा हो रहा हो, झगड़े के कारण शोर हो रहा होगा। अब वहां पर झगड़े से शोर हो रहा है या अन्य और किसी कारण से शोर हो रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो यहां पर केवल संभावना व्यक्त की जा रही है, तो संभाव्य वर्तमान कालिक क्रिया है। पांचवा भेद है वर्तमान कालिक क्रिया का आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया। जारी समय में आज्ञा के अर्थ का बोध हो, आज्ञा के अर्थ का बोध हो, वहां पर आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया होगी। अंत में ए ओ आज्ञा के अर्थ में हो, तो वहां पर आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया होगी। जैसे श्याम तुम पुस्तक पढ़ो, वर्तमान काल में क्रिया हो रही है, लेकिन यहां पर आज्ञा दी जा रही है, तो आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया है। तुम यहां आओ, खड़े हो जाओ, तुम वहां बैठो, वर्तमान काल में क्रिया हो रही है लेकिन आज्ञा से संपन्न हो रही है। तो इन सभी वाक्यों में जो क्रिया है वह आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया है। तो ये हमने वर्तमान कालिक क्रिया और उसके भेद पढ़े हैं। अब तीसरा काल है भविष्य काल। उसके आधार पर, काल के आधार पर क्रिया का तीसरा भेद पढ़ेंगे, भविष्यत कालिक क्रिया। क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य का आने वाले समय में होना पाया जाता है, तो वहां पर भविष्यत कालिक क्रिया
होती है। यदि आने वाले समय में कोई कार्य संपन्न होगा तो वहां पर भविष्यत्कालिक क्रिया होगी। जैसे राम जयपुर जाएगा, कमल पत्र लिखेगा, शायद वे कल तक आए, आप घूमने जरूर जाइएगा। ये आने वाले समय में कार्य होंगे तो यहां पर भविष्यत्कालिक क्रिया है। भविष्यत्कालिक क्रिया की 4 भेद होते हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पहला भेद है सामान्य भविष्यत्कालिक क्रिया। आने वाले समय में किसी कार्य के होने में सामान्य स्थिति का बोध हो तो वहां पर सामान्य भविष्यत्कालिक क्रिया होगी। यदि आने वाले समय में कार्य संपन्न हो लेकिन सामान्य स्थिति का यदि बोध होता है, सामान्य स्थिति की क्रिया संपन्न होती है आने वाले समय में, तो वहां पर सामान्य भविष्यत्कालिक क्रिया होगी। अंत में गा गे गी, यदि गा गे गी क्रिया के अंत में आते हैं तो सामान्य भविष्यत्कालिक क्रिया होगी। और सामान्य भविष्यत्कालिक क्रिया कब होगी? जब आने वाले समय में किसी भी कार्य के होने की सामान्य स्थिति का बोध होगा तो वहां पर सामान्य भविष्यत्कालिक क्रिया होगी। वह पत्र लिखेगा, बच्चे क्रिकेट खेलेंगे, वह आएगा, हम जाएंगे, रीता खाना पकाएगी। इन सभी वाक्यों में आने वाले समय में क्रिया होगी लेकिन क्रिया की सामान्य स्थिति का बोध हो रहा है तो यहां पर सामान्य भविष्यत्कालिक की क्रिया है। भविष्यत्कालिक क्रिया का दूसरा भेद है संभाव्य भविष्यत्कालिक क्रिया। संभावना व्यक्त की जाएगी। आने वाले समय में कोई संभावना प्रकट होने पर संभाव्य भविष्यत्कालिक की क्रिया होगी। अंत में ए, ओ, ऊ आते हैं। यदि क्रिया के अंत में ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो, ऊ की मात्रा हो तो वहां पर संभाव्य भविष्यत्कालिक क्रिया होती है। जैसे आज वर्षा हो सकती है, आने वाले समय में क्रिया होगी लेकिन होगी या नहीं होगी उसकी केवल संभावना व्यक्त की जा रही है तो संभाव्य भविष्यत्कालिक की क्रिया है। अब मैं क्या करूं? अब यदि करेगा तो भविष्य में करेगा, आने वाले समय में करेगा, लेकिन करेगा या नहीं करेगा, कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा। इस कारण से यहां पर जो क्रिया है वह संभाव्य भविष्यत्कालिक की क्रिया है, केवल संभावना व्यक्त की जा रही है। हो सकता है कि कल मैं नहीं आऊं। दूसरा उदाहरण है शायद वह कल तक आए। अब यहां पर क्रिया संपन्न आने वाले समय में होगी लेकिन क्रिया संपन्न होती है या नहीं होती है उसकी केवल संभावना व्यक्त की जा रही है। भविष्यत्कालिक क्रिया का तीसरा भेद है आज्ञार्थक भविष्यत्कालिक क्रिया। आज्ञा दी जाएगी, आज्ञा से कार्य होगा। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में आज्ञा के अर्थ का बोध हो तो वहां पर आज्ञार्थक भविष्यत्कालिक क्रिया होगी। ऐसी क्रिया के अंत में आइएगा, जाएगा शब्द जुड़े होते हैं। जैसे आप हमारे घर आइएगा, यहां पर भविष्य काल में क्रिया होगी लेकिन यहां पर आज्ञा दी जा रही है तो यहां पर आज्ञार्थक भविष्यत्कालिक की क्रिया है। आप वहां अवश्य जाइएगा, भविष्य में जाएगा, भविष्य में क्रिया संपन्न होगी लेकिन आज्ञा से संपन्न हो रही है तो यहां पर आज्ञार्थक भविष्यत्कालिक क्रिया है। तुम भी घूमने जरूर जाइएगा, आप मेरे घर अवश्य आइएगा। यहां पर भविष्य काल में क्रिया संपन्न होगी लेकिन आज्ञा से संपन्न होगी, इसलिए इन सभी वाक्यों में आज्ञार्थक भविष्यत्कालिक की क्रिया है। भविष्यत्कालिक क्रिया का चौथा भेद हम पढ़ते हैं हेतु हेतु मद भविष्यत्कालिक क्रिया। हेतु हेतु मद का नाम आते ही शर्त हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि शर्त से कार्य होगा। क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में किसी कार्य के होने में शर्त का बोध हो अर्थात एक कार्य दूसरे कार्य पर आश्रित हो तो वहां पर हेतु हेतु मद भविष्यत्कालिक क्रिया होती है। यदि आने वाले समय में एक कार्य किसी शर्त के आधार पर संपन्न होता है या किसी दूसरे कार्य की वजह से एक कार्य संपन्न होता है तो वहां पर हेतु हेतु मद भविष्यत्कालिक क्रिया होती है। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो अवश्य पास हो जाओगे। पास कैसे होंगे? यदि पढ़ेंगे तो होंगे वरना नहीं होंगे। तो शर्त लगा दी गई
कि यदि पढ़ोगे तो ही पास होगे वरना नहीं होगे, तो यहाँ पर हेतु मद भविष्यकाली की क्रिया है। आने वाले समय में क्रिया संपन्न होगी। यदि बरसात अच्छी होगी तो बाजरा भी अच्छा होगा। बाजरा कब अच्छा होगा? जब बरसात अच्छी होगी, और यदि बरसात अच्छी नहीं हुई तो बाजरा भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर आने वाले समय में क्रिया संपन्न होगी, लेकिन शर्त से होगी, तो वहां पर हेतु मद भविष्यकाली की क्रिया होती है। तो दोस्तों, काल के आधार पर क्रिया के हमने 3 भेद पढ़े हैं। 2 उदाहरण और भी देख सकते हैं इसके। यदि राम मेहनत करेगा तो अवश्य सफल हो जाएगा। अवश्य सफल कब होगा? जब मेहनत करेगा, वरना नहीं, शर्त है। तो हेतु मद भविष्यकाली क्रिया है। यदि सही समय पर पहुंचोगे तो गाड़ी अवश्य मिल जाएगी। सही समय पर पहुंच गए तो गाड़ी मिलेगी, वरना गाड़ी नहीं मिलेगी। तो यहां पर शर्त लागू हो गई है। एक कार्य संपन्न होगा तो ही दूसरा कार्य होगा, यानी समय पर पहुंचेंगे, पहला कार्य संपन्न होगा, उसके बाद में ही दूसरा कार्य संपन्न होगा, वरना नहीं होगा। तो यहां पर हेतु मद भविष्यकाली की क्रिया है। अब साथियों, जो हमने काल पढ़े हैं और कालों के जो उपभेद पढ़े हैं, वो बहुत सारे उपभेद हो गए हैं। उनके बारे में हल्की सी एक जानकारी हम यहाँ पर लेते हैं कि कौन सा उपभेद कौन कौन से काल में होता है और कौन से काल में नहीं होता है। तो हमें ये जानकारी रखनी है कि कौन सा उपभेद कौन से काल में होता है। जैसे पूर्ण क्रिया जो उपभेद है वो केवल भूतकाल में होता है, जो समय बीत गया उसमें होता है। पूर्ण क्रिया भूतकाल में और अपूर्ण क्रिया भूतकाल और वर्तमान काल में होती है, भविष्य काल में नहीं होती है। सामान्य क्रिया तीनों कालों में होती है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में। आज्ञार्थक क्रिया केवल 2 कालों में होती है, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, यानी बीते समय में आज्ञा नहीं होती है, आज्ञार्थक क्रिया नहीं होती है। तो पूर्ण क्रिया केवल भूतकाल में, अपूर्ण क्रिया भूतकाल और वर्तमान काल में, सामान्य क्रिया तीनों कालों में, आज्ञार्थक क्रिया वर्तमान काल और भविष्य काल में, बीते समय यानी भूतकाल में नहीं होती है। संदिग्धता क्रिया, संदिग्ध क्रिया केवल भूतकाल और वर्तमान काल में होती है, भविष्य काल में नहीं होती है। संदिग्ध क्रिया भूतकाल में, बीते समय में, वर्तमान काल में होती है, आने वाले समय में नहीं होती है। संभावना क्रिया वर्तमान काल और भविष्य काल में होती है, भूतकाल में संभावना नहीं होती है। 7वां है हेतु मद क्रिया केवल भूतकाल, बीते समय में और भविष्य काल में होती है, वर्तमान काल में नहीं होती है। वर्तमान काल में शर्त नहीं होती है। बीते समय भूतकाल, आने वाले समय भविष्य काल में शर्त से कार्य होता है। इसे हेतु मद क्रिया कहते हैं। तो हेतु मद क्रिया भूतकाल और भविष्य काल में होती है। और 8वां भेद है आसन्न क्रिया, जो कि केवल भूतकाल में होती है, वर्तमान काल और भविष्य काल में नहीं होती है। तो दोस्तों, इसको भी आसानी से हम याद रख सकते हैं ताकि उपभेदों का हमें अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए। पूर्ण क्रिया केवल भूतकाल में, अपूर्ण क्रिया भूतकाल और वर्तमान काल में, सामान्य क्रिया तीनों कालों में, आज्ञार्थक केवल वर्तमान काल और भविष्य काल में, संदिग्ध क्रिया केवल भूतकाल और वर्तमान काल में, संभावना क्रिया वर्तमान काल और भविष्य काल में, हेतु मद क्रिया भूतकाल और भविष्य काल में, और आसन क्रिया केवल भूतकाल में। दोस्तों, क्रिया का तीसरा पार्ट है जो संपन्न हो चुका है। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अपने जो साथी लोग हैं किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके सिलेबस में हिंदी व्याकरण का यदि पाठ्यक्रम जोड़ा गया है तो उनके पास भी आप वीडियो शेयर करें, सेंड करें, ताकि निःशुल्क कक्षाओं का फायदा सभी को मिले, लाभ ले सकें। दोस्तों, यदि किसी प्रकार से कोई मिस्टेक हुई हो या कोई कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट के माध्यम से आप अवश्य बताएं। जय हिंद।